हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंप्लीट कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ जो है इस चैप्टर की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो सेकंड चैप्टर अपना ये है। तो सबसे पहले तो अपन ये वाला पोर्शन कवर करेंगे स्थिर वैद्युत विभव, उसके बाद में अपन कवर करेंगे वैद्युत धारिता। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है। तो उससे वैद्युत विभव से जाने से पहले अपन 11th क्लास में अपन ने पढ़ रखा है गुरुत्वीय विभव के बारे में। बेसिकली अपन ये देखते हैं विभव होता क्या है। देखो, विभव क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी होती है या वर्क होती है किसी भी पार्टिकल के द्वारा किया गया कार्य, मतलब किसी द्रव्यमान के द्वारा किए किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। तो देखो 11th क्लास में अपन ने गुरुत्वीय विभव करा था कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ये अपन ने पढ़ रखा है क्लास 11th में। तो यहाँ पर देखो अपन क्लास 12th में बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर क्लास 12th के अंदर कि जैसे किसी चार्ज परीक्षण आवेश, ये अपने पास में क्या है, एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, परीक्षण आवेश। ठीक है। इस परीक्षण आवेश को अपन कहाँ क्या कर रहे हैं, काफ़ी अधिक दूरी से, मतलब कि इनफाइनाइट से इसको अपन कहाँ लेके आ रहे हैं। मान लो एक क्यू आवेश है। ठीक है, एक क्यू आवेश है आपके पास में, उसके पास में लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ने जैसे मान लिया स्मॉल आर मान लिया, क्यू आवेश से यहाँ पर लेके आ रहे हैं, मान लिया बिंदु पी पर लेकर आ रहे हैं। तो जब इस चार्ज को अपन क्यू नोट चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है इस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, इस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये क्यू, ये पॉजिटिव क्यू और ये भी क्या है, परीक्षण आवेश प्लस क्यू है। तो जाहिर सी बात है जब अपन इसको क्यू नोट को यहाँ पर लाएंगे तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब कि क्या, क्यू नोट को इस बिंदु पर पी तक लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्यू नोट आवेश को बिंदु पी तक लाने के लिए अपन को कार्य करना पड़ेगा और किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशंस क्या है परीक्षण आवेश की, सॉरी विद्युत विभव की, कि परीक्षण आवेश क्यू नोट को अनंत से, कहाँ से आप लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से अपन ने मान लिया, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य वे आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो सिंपली अपन विभव को किस तरीके से लिखते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। इसको अपन गुरुत्वीय 11th क्लास में अपन क्या करते हैं, गुरुत्वीय विभव पढ़ते हैं। वहाँ पर क्या W/M है, तो यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, W/Q नोट। क्लियर है। तो बेसिकली होता क्या है कि विद्युत विभव क्या होता है, कार्य और आवेश का अनुपात, कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है। अब देखो विद्युत विभव के कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है, विद्युत विभव जो होता है एक अदिश राशि है। ठीक है। इसका मात्रक जो होता है जूल पर कुलाम्ब होता है। ठीक है। अब जूल पर कुलाम्ब कैसे होगा, जैसे V इक्वल टू W/Q है, तो W का तो क्या हो जाएगा, जूल, Q का क्या हो जाएगा, कुलाम्ब। ठीक है। या फिर इसका जो SI यूनिट जो है, SI यूनिट जो है इसकी वो क्या है, वोल्ट है। ठीक है। अब उसके बाद में अपन इसकी डायमेंशन और निकाल लेते हैं। इसकी विमा जो अब निकालते हैं तो देखो कार्य की जो वो विमा होती है वो होती है M1L2 T-2 और Q की होती है A/T। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, M1L2 T-3 A-1। ये तो किसकी विमा हो गई, विभव की। ठीक है। तो विभव की विमा क्या है, M1L2 T-3 A-1। ये क्या हो गई, विभव की विमा हो गई। ठीक है। अब देखो, तो विभव की विमा अपन ने देख ली यहाँ पर। अब देखो विद्युत विभव के मापन के लिए निर्देश बिंदु को अनंत पर मान लेते हैं अपन। ठीक है। मतलब विद्युत विभव को मेजरमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट जो है अपना अपना जो क्या है, रेफरेंस पॉइंट जो है, भाई आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो मानना पड़ेगा। तो उस रेफरेंस पॉइंट को अपन क्या मानते हैं, इनफाइनाइट पर मान लेते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट को अपन कहाँ मानते हैं, इनफाइनाइट पर मानते हैं।
तो इनफाइनाइट पर अपन ये मान के चलते हैं कि वी इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। ये केस होती है, रीज़न क्या है, तो देखो वी इजकल टू होता है के क्यू अपॉन, ये आप निकालोगे आगे चल के, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू यदि मैं इनफाइनाइट पुट करूँ तो वी इजकल टू क्या जाएगा, के क्यू अपॉन इनफाइनाइट बराबर क्या जाएगा आपके पास में ज़ीरो। इनफाइनाइट का आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब देखो उसके बाद में एग्ज़ाम में 1 वोल्ट की परिभाषा वो पूछ लेता है कई बार कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। तो सिंपली देखो 1 वोल्ट की परिभाषा के लिए आपको पता है वी इजकल टू, सबसे पहले तो फॉर्मूला वी इजकल टू क्या होता है, डब्लू अपॉन क्यू। वी इजकल टू क्या है, डब्लू अपॉन क्यू। अब देखो 1 वोल्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जूल लेना पड़ेगा, और ये आवेश भी क्या लेना पड़ेगा, 1 कूलाम्ब लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, 1 जूल हो तो विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में 1 वोल्ट की डेफिनेशंस आ गई है। ठीक है, तो इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे। तो इसकी आप पीडीएफ की बिल्कुल भी वो मत करो, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने विद्युत विभव देख लिया, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस देख ली है, ठीक है, फार्मूलाज देख लिए, यूनिट डायमेंशन अपन ने देख लिए, रेफरेंस पॉइंट देख लिया, और 1 वोल्ट की आपको डेफिनेशंस देख लिए। अब उसके बाद में थोड़ा सा अपन और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज क्यू नोट को इनफाइनाइट से अपन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन को पता है वी इजकल टू क्या होता है, डब्लू अपॉन क्यू नोट होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब कि कम या अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य कितना हो, डी डब्ल्यू हो। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से एक अपने पास, ये तो अपने पास में जनरल हो गई, इसी को अपन ने लिखा डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। अब देखो ध्यान से, कार्य जो होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सिंपली अपने पास में जो डी डब्ल्यू कार्य होगा, ये अपन ने पढ़ रखा है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। मान लिया विस्थापन जो है कितना हो रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है, डी आर हो रहा है। अब देखो अपन चार्ज क्यू नोट को अपन इस तरीके से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, मान लिए डी आर विस्थापन हो रहा है। ठीक है, और अपन किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास में क्यू चार्ज है।
तो देखो विरुद्ध कार्य हो रहा है यहाँ पे, विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, माइनस साइन का। ऋणात्मक चिन्ह जो है वो किसको बताता है, ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को बताता है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह जो है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को बताता है। अब देखो ध्यान से, अपने पास में डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो क्या आएगा, माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक रिज़ल्ट मिलेगा अपन को, डी वी इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट डॉट डी आर वेक्टर, और अपन को पता है विद्युत क्षेत्र जो होता है ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, डी वी की वैल्यू आ गई कि डी वी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये आपके पास में क्या आ रहा है, डी वी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपके पास में, एक जनरल फार्मूला आपके पास में वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले, इसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट करो। ठीक है, और इसको देखो समाकलन की फॉर्मेट, ये तो आपके पास में डी वी हो गया, अब आपको वी निकालना है। ठीक है, तो वी निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, विद्युत विभव विद्युत विभव। अब देखो आप जैसे मान लिया अनंत से आप कहाँ पर आ रहे हो, किसी बिंदु पी तक आ रहे हो, आप अनंत से किसी बिंदु पी तक आ रहे हो, तो अपन किस तरीके से लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू पी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर इसको इस तरीके से भी शो कर देते हैं, जैसे मान लो आर डिस्टेंस के लिए आ रहा है तो माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली ये किसको बताता है, बिंदु पी डिस्टेंस को बता रहा है ये। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। तो अपन ने विद्युत विभव के बारे में अच्छे से डील आउट कर लिया है। अब उसके बाद में अपन विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये विभवांतर क्या होता है, ठीक है। अब देखो विभवांतर का बेसिकली यहाँ पर देखो विभवांतर जो है वो है क्या, बेसिकली विभव में अंतर है। विभवांतर क्या है, बेसिकली विभव में अंतर है। अब देखो इसकी अपन को डेफिनेशंस लिखनी है। जैसे कि ये पॉइंट एक पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। यहाँ पर विभव जो है वी ए है, यहाँ पर विभव जो है वो क्या है, वी बी है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है,
विभव के अंतर को आप क्या बोलोगे, विभवांतर। जैसे ये पॉइंट वी ए और ये वी बी, तो वी ए बी आप क्या लिखोगे, विभवांतर जो होगा डेल्टा, इसको किस तरीके से लिखोगे, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखोगे, वी ए माइनस वी बी की फॉर्मेट में आप इसको लिखोगे। तो विभवांतर बेसिकली सिंपल मीनिंग है। और इसकी एक डेफिनेशन और है, चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो, नहीं तो एक डेफिनेशन और है। कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या फिर परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य व परीक्षण आवेश का अनुपात ये कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बेसिकली इसका मेंस जो है इस वाले डेफिनेशन का, उसको मैं समझा ही देता हूँ कि परीक्षण आवेश क्यू नोड पॉइंट बी पर है और इसको अपन कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, पॉइंट ए पर इसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए पर इसको लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर विभव कितना है, वी बी, यहाँ पर विभव कितना है, वी ए। तो जब आप इसको यहाँ पर लेकर आओगे तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में विभवांतर जो होगा डेल्टा वी ए बी होगा, विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, डब्लू अपॉन क्यू नोट। कि यहाँ से यहाँ तक कितना कार्य आपको करना पड़ रहा है वही क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा। लेकिन जनरली अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए माइनस वी बी की फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन ने विभवांतर के बारे में पढ़ लिया। विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर को बोलते हैं, या फिर परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यहाँ पर एक लाइन लिखोगे, विस्थापित करने में किया गया कार्य, यहाँ लिख लो चाहो तो, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा आप ये वाले डेफिनेशन याद रखो। ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आप तो बस इस फॉर्मूले को, इन फॉर्मूले जो हैं इनको अच्छे से रीड आउट करना। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन फॉर्मूलों को अच्छे से रीड आउट करना, जिनको मैंने हाईलाइट किया है जस्ट अभी। ये फॉर्मूले को, ये इन्हीं का न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको बेसिक के लिए फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तपाना होगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा, सिर्फ एक छोटे से बीज से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर आज तक किसी ने नहीं लगाया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, कि एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने मान लिया जैसे कि एक बिंदु आवेश जो है वो Q है, इससे अपन को निकालना है बिंदु P पर विभव निकालना है। इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है हमें। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है।
अब इस चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट हैंड साइड पर। ठीक है, अब देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए माना Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, इस बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले देख लिया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश Q के कारण। तो देखो E वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास में आएगा KQ/r² r कैप। ये आपकी वेक्टर फॉर्मेट है। फाइन। अब देखो उसके बाद में विभव की परिभाषा के अनुसार, विभव की परिभाषा जो अपन ने कल देखी थी, परिभाषा के अनुसार V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन दो फार्मूले की हेल्प से ही, ये वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले की हेल्प से ही अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो सिंपली अपन E की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r KQ/r² r कैप डॉट dr वेक्टर। फाइन। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो r कैप डॉट dr वेक्टर जो होता है उसका जो परिमाण, r कैप का परिमाण कितना होता है, डॉट वेक्टर जब आप निकालोगे तो r कैप का परिमाण जो होगा इनटू dr वेक्टर का परिमाण। तो देखो r कैप का परिमाण 1 होता है इनटू dr। तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में dr। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ माइनस KQ/r² इनफाइनाइट टू r इंटू dr। ठीक है, तो V इज इक्वल टू माइनस, देखो KQ को अपन बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या अपने पास में, इनफाइनाइट टू r 1/r² dr। ठीक है, माइनस KQ। ठीक है, 1/r² किसके इक्वल होता, 1/r² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर लेके जैसे इसको जाऊँगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, r⁻², स्मॉल r2, सॉरी इनफाइनाइट टू स्मॉल r इंटू dr। हमको पता है x⁻n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁻n+1/n+1। फाइन। तो v इज इक्वल टू माइनस KQ/r-2+1/-2+1
लिमिट इनफाइनाइट टू आर, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर माइनस वन अपॉन माइनस वन इनफाइनाइट टू आर। ये माइनस और ये माइनस क्यों जाएगा, आई थिंक दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा, के क्यू आर माइनस वन इनफाइनाइट टू आर। अब देखो इसको अपन ये से भी लिख सकते हैं, के क्यू आर की पावर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन आर इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो v इज इक्वल टू अपने पास में आ रहा है के क्यू, लिमिट पुट करते हैं तो r की जगह पर आपको r पुट करना है वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगी वैल्यू के क्यू वन अपॉन आर माइनस ज़ीरो। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू आपके पास में क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये है बिंदु आवेशकारण विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव। अब इसका अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं v और स्मॉल r के बीच में। तो यहाँ से देखो v प्रोपोर्शनल टू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वन अपॉन आर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। ठीक है, तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड टॉपिक जो अपना है आज का, सेकंड टॉपिक जो है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये मतलब डाइपोल के कारण, बेसिकली डाइपोल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का Q इंटू टू ए होता है। P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू टू ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अपन को सिंपली क्या करना है, वो ज्ञात करना जिस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया था उसी तरीके से अपन पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका सबसे पहले आप डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के लिए अपन देखो क्या करते हैं, दो एक्सिस आपने ड्रॉ करते हैं। दो एक्सिस अपन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स एक्सिस और यहाँ पर है आपके पास में वाई एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस अपन ने ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर अपन दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये क्या हो गए, आपके डाइपोल हो गए। ठीक है, अब सिंपली आप ये देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, 2a है। 2a अपन ने यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस मान ली। ठीक है, ये जो डिस्टेंस जो है, ठीक है 2a है। अब देखो ये डिस्टेंस यदि 2a है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान ली, ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, a, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपके स्मॉल a। फाइन। अब देखो आपका जो डाइपोल जो है, कोई पॉइंट है, वो आपका पॉइंट P यहाँ पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, अब अपन रचना करते हैं बस, और आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, रचना के लिए अपन ने क्या मान लिया, इस पॉइंट सेंटर से, ये डाइपोल है आपका माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके पॉइंट इस सेंटर O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर अपन यहाँ देखते हैं कि एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं।
तो देखो ये वाली लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको एक ड्रॉ करनी है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, एक नेगेटिव चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, दो चार्ज अपन ने ले लिए, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद में अपन ने एक पॉइंट पी लिया, जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, स्मॉल r दूरी है, ठीक है। ये अगर 2a है तो ये a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चार्ज जो q है, चार्ज q जो है, इसकी बिंदु P से जो दूरी होगी, इस बिंदु P से जो दूरी है वो अपन ने कितनी मान ली, स्मॉल r2 मान ली। इस चार्ज q की बिंदु P से दूरी कितनी है, स्मॉल r2 है, ठीक है। और इस वाले चार्ज की, अब देखो यहाँ से अपन इस पर थोड़ा सा इसको ड्रॉ करेंगे, तो इसमें आप परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली लाइन के आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप प्लस q से तो डिस्टेंस कितनी है, r2 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस जो है, इसको अपन ने क्या मान लिया, r1 डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास में n है, फाइन। अब देखा, इतना अपन ने कर लिया, अपन ने क्या लिया, पॉइंट लिया, प्लस q की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कवर करा, वो कितनी है, r2। इस लाइन को अपन ने आगे बढ़ाया। उसके बाद में अपन ने क्या करा, यहाँ से ये दूरी कितनी है, r1 है। इस लाइन को अपन ने क्या करा, परपेंडिकुलर लंब डाल दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो सिंपली हम देखते हैं, इसको पॉइंट A दे दो, ये पॉइंट आपका B हो गया, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, परपेंडिकुलर ये लाइन है, इससे ये एक लाइन अपन ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन अपन ये ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो एंगल के देख लो आप, एंगल जो होंगे सम्मुख कोण होंगे आपके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो क्या होंगे, एक तरीके से सम्मुख कोण होंगे। डायग्राम पर आपको कंसंट्रेट करना है क्लियरली। सबसे पहले एक डाइपोल ले लेना है, उसकी डिस्टेंस 2a है, फिर हाफ कर देना a और a, यहाँ से पॉइंट थीटा एंगल पे मान लो कोई पॉइंट P है, डिस्टेंस r है, प्लस चार्ज q की r2 डिस्टेंस पर है। इस लाइन को मैंने आगे की ओर ड्रॉ करा, ठीक है, इस लाइन को मैंने आगे की ओर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट N हो गया, ये पॉइंट आपके पास में M हो गया, ठीक है। अब अपन को कैलकुलेशंस करनी है थोड़ी सी। अब देखो ध्यान से, इसकी थ्योरेटिकल पूरे जो स्ट्रक्चर जो है उसको अपन समझ लेते हैं। तो अब देखो VA जो है -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा तुम्हारा, VA मान लिया, A पॉइंट पर स्थित है इस वजह से A मान लिया। VA इज इक्वल टू K -q अपॉन R1, इसको ऐसा अपन ऐसे लिख सकते हैं -KQ अपॉन R1, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, कौन से आवेश के कारण, +q आवेश के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू KQ अपॉन R2, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो परिणामी बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, देखो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा तुम्हारा, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू VA प्लस VB, ठीक है।
तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, वी ए कितना है माइनस के क्यू अपॉन आर वन प्लस के क्यू अपॉन आर टू। अब देखो ध्यान से, इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं, मतलब कि अपन को क्या लिखना है, के क्यू अपॉन आर टू माइनस के क्यू अपॉन आर वन। तो यहाँ से आप क्या करोगे, के क्यू कॉमन ले लोगे, तो क्या आएगा आपके पास में 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, अब V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, अब ये आपके पास में जनरल इक्वेशन आ गई। अब अपन को क्या करना है, R1 और R2 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। R1 का मान ज्ञात करना है और अपन को क्या ज्ञात करना है, R2 का मान ज्ञात करना है। R1 व R2 के मान ज्ञात करने के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार यदि बिंदु O से रेखा AP व BP, देखो AP जो है आपका ये हो गया, A से P ये हो गया आपका और B से P ये हो गया। तो AP और BP पर अपन क्या कर रहे हैं, लंब खींच रहे हैं। AP व BP पर क्रमशः ON व OM अभिलंब डालते हैं। अब देखो, तो ये कैलकुलेशन अपन को करनी है, तो इसके लिए देखो सिंपली अपन ने क्या करा, अब डायग्राम को तो आपको माइंड में रखना ही है। इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम पे कंसंट्रेट करना है आपको फ़िलहाल तो। अब देखो यहाँ से अपन को क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ करना है, लगभग मेथड का यूज़ करना है। तो देखो, यदि A का मान बहुत ही कम हो, यदि A का मान बहुत ही कम होगा, A इज़ लेस देन R की स्थिति में मतलब कि क्या है, R का मान ज़्यादा है, तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, ये OP और PM को अपन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ON के। यदि R का मान ज़्यादा है, ज़्यादा का मीन्स क्या है, ये A जो है ये कम है, धीरे धीरे पास आते जा रहा है और ये इसके पास आता जा रहा है। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो हम ये लिख सकते हैं, PM, ये वाला PM बराबर PO बराबर PN बराबर कितना है, स्मॉल r। ये अपन ने अप्रोक्स मान लिया। ठीक है, अब देखो चित्र से R1 बराबर क्या है आपके पास में, AP, और AP को आप क्या लिख सकते हो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AN प्लस NP, AN प्लस NP, दो पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया है, AN प्लस NP। इसको समीकरण अपन ने 4 डाल दिया है। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद में, अब देखो NP बराबर कितना है आपका, NP की वैल्यू तो है वो किसके बराबर है आपके पास में, स्मॉल r के बराबर। ये देखो NP जो है, NP और OP, ये देखो NP और OP बराबर किसके, स्मॉल r के। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हमें देखना है त्रिभुज AON से ये त्रिभुज ले लिया अपन ने AON। देखो आपके पास में NP की वैल्यू आपको पता है
इसकी वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से ए एन कोस थीटा लिखोगे। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली मैं आपको बताऊँ तो क्या है, आधार बटा करण। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आधार बटा करण आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आधार, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने को जाइए, करण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। ठीक है, ये वाली करण, ये वाली लंब, तो ये क्या हो जाएगी, ए एन आपकी आधार हो जाएगी, ए एन अपॉन कर्ण कितनी है आपकी, ओ ए। तो देखो अपन को पता है ओ ए बराबर किसके है, ओ ए, क्योंकि ओ ए बराबर किसके है, स्मॉल ए के। तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन स्मॉल ए। तो ए एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए कोस थीटा के। समीकरण एन पी बराबर 5 कर दो, और ये समीकरण 6, ये हमने कर लिया, समीकरण 6 निकाल लिया अपन ने। ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि एन पी की तो आपको पता ही थी, एन पी की वैल्यू कितनी है, एन पी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, R1 है एन पी की वैल्यू जो है। ठीक है, एन पी की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये जो एन पी है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर है, अप्रोक्सीमेट अपन ने माना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हम ट्राइंगल जो लेते हैं, सेकंड ट्राइंगल अपन लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये लेने के बाद में हम ये लिख सकते हैं, देखो समीकरण समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 3 में आप रखो, तो 5 और 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो ध्यान से, R1 बराबर ए एन कितना है आपका, ए कोस थीटा, और एन पी कितना है आपके पास में आर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 इज इक्वल टू आर प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, तो ये अपन ने R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये इक्वेशन क्या हो गई आपके पास में, इक्वेशन 7 हो गई। ठीक है, अब देखो उसके बाद में यहाँ से देखो इस डायग्राम में, देखो आप ये देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर हम इस डायग्राम में देखो आप एम पी बराबर, ये जो एम पी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम बी प्लस बी पी। एम पी को क्या लिख सकता हूँ, एम बी प्लस बी पी। तो देखो अपने पास में बी पी बराबर तो कितना है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो बी पी बराबर कितना है अपने पास में, तो बी पी बराबर है अपने पास में स्मॉल आर है, बी पी बराबर, ठीक है, बी पी बराबर अपने पास में स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखो ए एन और एम बी, ए एन की वैल्यू बी पी बराबर मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो बी पी की जो वैल्यू है, बी पी की वैल्यू जो है वो कितनी है, R2, सॉरी बी पी की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में, R2 है। तो सिंपली आप ये लिख सकते हो, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ बी पी बराबर एम पी माइनस एम बी, बी पी बराबर मैंने लिख दिया एम पी माइनस एम बी। देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा, ये जो पूरा एम पी है दो पार्ट्स में जोड़ कर सकते हैं इसका, एम बी प्लस बी पी। उसके बाद में देखो बी पी की वैल्यू जो है वो तो कितनी है, R2 है आपके पास में, तो R2 इज इक्वल टू मेरे पास में क्या जाएगा, एम पी माइनस एम बी। ठीक है, अब देखो एम पी की वैल्यू कितनी है, एम पी की जो वैल्यू है अपन ने पहले ही यहाँ पर कर रखा है, एम पी की जो वैल्यू होगी हमने ये जस्ट अभी बताया, ये एम पी की जो वैल्यू होगी, एम पी या पी एम की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है। तो एम पी बराबर आपके पास में क्या है, स्मॉल आर है। ये जो एम पी है ये किसके बराबर है, स्मॉल आर के, और ये
और ओ पी जो है वो किसके बराबर है, ओ एन के। मतलब ये तीनों पोर्शन जो है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों आर के बराबर है। अब अपन को क्या निकालना है यहाँ से, एम पी ए की वैल्यू पता है अपन को। समीकरण 7 हो गए था आई थिंक दैट, हाँ समीकरण इसको 8 रख दो, ठीक है। सॉरी समीकरण 8 ये रख दो आप, समीकरण 9 इसको रख दो, ठीक है। ये आपके पास में R2 की वैल्यू होगी। अब उसके बाद में देखते हैं अपन एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एम बी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में क्या आएगा, ठीक है। एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो यहाँ पर आप वही एंगल वापस से ये लगा सकते हो, ये वाला ट्राइंगल आप ले सकते हो, ओ एम बी, ओ एम बी आपने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओ एम बी आपने ट्राइंगल ले लिया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जाहिर सी बात है कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एंगल थीटा है यदि, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसको हटा दो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। एक तरीके से देखी जाए तो अपन इसको एकांतर कोण भी बोल सकते हैं। तो देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस त्रिभुज में देखो आप कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा करण। तो कोण के सामने की भुजा ये तो लंब हो जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री के सामने भुजा करण हो जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास में, एम बी अपॉन, और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये 90 डिग्री है आपका, इसके सामने की भुजा क्या है, करण है, और वो कितना है, ओ बी है। तो आपको पता है ओ बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है। ये ओ बी जो है वो किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है। तो यहाँ से लिख देते हैं अपन कोस थीटा इज इक्वल टू एम बी अपॉन ए। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो एम बी इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ठीक है। एम बी इज इक्वल टू ए कोस थीटा। अब देखो ये आपके पास में आ गया इक्वेशन 10, समीकरण 9 व 10 के मान समीकरण 8 में रखने पर, 9 व 10 के मान हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 8 में हम रख रहे हैं। तो देखो R2 इज इक्वल टू R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। ये आपके पास में आके आ गई इक्वेशन 11 आ गई, ठीक है। आपके पास में इक्वेशन 11 आ गई। तो देखो इक्वेशन 11 जब आपके पास में आ गई है तो आपके पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो R1 की वैल्यू आ गई ए प्लस कोस थीटा, और R2 की वैल्यू आ गई। R1 की वैल्यू क्या आई आपके पास में, R प्लस ए कोस थीटा, ये पास आपके पास में R1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो R1 और R2 के मान आपको कहाँ पर रखने हैं, R1 और R2 का मान आपको इक्वेशन 2, 3, इस इक्वेशन के अंदर आपको R1 R2 के मान रखने हैं। किसमें, V बराबर के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 के अंदर, ठीक है। इस इक्वेशन में अपन रखते हैं मान। तो देखो ध्यान से, समीकरण 7 व 11 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में आप मान रखो तो v इज इक्वल टू आपके पास में क्या जाएगा, के क्यू, ठीक है। ये क्या है, R1 माइनस R2 है तो क्या हो जाएगा, R प्लस ए कोस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है, अपॉन R1 R2 है। तो अपॉन में आप क्या कर लो, R1 और R2 कर लो। R1 R2 क्या है, ये है आपके पास में, तो R प्लस ए कोस थीटा,
आर माइनस ए कोस थीटा। क्लियर है? तो वी को वापस से सोल्व करो, के क्यू आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा अपॉन। अब देखो ये आपके पास तो बन रहा है जैसे कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर सेम चीज़ यही बन रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा आपके पास में। आर से आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू के क्यू ए कोस थीटा और ए कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में v की वैल्यू आई है। लेकिन अपन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना है। ठीक है, तो उस मॉडिफिकेशंस के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, अपने पास में ये वैल्यू तो आई गई है। ठीक है, v की जो वैल्यू आई है अपने पास में वो क्या आई है वो देखते हैं अपन। v इज़ इक्वल टू अपने पास में आया है, v इज़ इक्वल टू के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये v की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब v की वैल्यू आ गई आपके पास में। तो अब देखो जनरली यदि मान लो a का मान, a का जो मान है, a का मान बहुत कम हो, डेट मीन्स a इज़ लेस देन स्मॉल r होने पर, तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे अपन। तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा, के क्यू। अब देखो 2a कोस थीटा, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या है, के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन क्या जाएगा आपके पास में, आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता है p इजकल टू क्या होता है, q इंटू 2a। ये क्या है आपका p द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। तो v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको अपन एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं। ठीक है, देखो पी कोस थीटा आ गया, तो इसको अपन जनरली इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि पी वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि क्या आर कैप क्या होता है कि एकांक सदिश है। ठीक है, तो एकांक सदिश की फॉर्मेट पर लिखने पर देखो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे पी वेक्टर क्रॉस आर कैप को यदि आप तोड़ोगे तो आपके पास में क्या आएगा, पी इंटू 1 इंटू कोस थीटा। तो मतलब कहने का मीन्स क्या है, पी कोस थीटा को आप किसके बराबर लिख सकते हो, आर कैप। देखो पी वेक्टर क्रॉस आर कैप, पी वेक्टर क्रॉस आर कैप बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 इंटू कोस थीटा। तो पी कोस थीटा, तो पी कोस थीटा किसके बराबर है, पी वेक्टर क्रॉस आर कैप के बराबर। तो अपन ने पी कोस थीटा किसके बराबर लिख दिया, पी वेक्टर क्रॉस आर कैप के बराबर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के। अब देखो p वेक्टर, अब देखो आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर होता है। तो यहाँ से मैंने आर कैप की जगह आर स्क्वायर तो नीचे था ही, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के पी वेक्टर, ठीक है, डॉट आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपन ने सिंपली इसको क्या करा, यहाँ पर सिंपल मेथड अपन ने यूज़ करा, पी कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया, पी वेक्टर क्रॉस आर कैप लिख दिया। आर कैप की जगह आपके पास ये होता है, तो इसको अपन किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं,
पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर जब आप करोगे अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास में एक जनरल इक्वेशन आती है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्मेट में यदि आपसे पूछ ले वो, तो आपको क्या करना है, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहाँ याद रखना है, यहाँ आर क्यूब होगा ना कि आर होगा। आर क्यूब की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। और पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को मैंने किस तरीके से लिख दिया, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, तो देखो अगर किसी को इसमें डाउट हो तो इसको मैं सिंपली तुम्हें करके बता सकता हूँ। देखो वापस से यही इक्वेशन आ जाएगी, के पी आर, इसको खोलोगे पी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब है ना, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो वो इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट तो क्या बनेगा, केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट जो है, यदि बिंदु P द्विध्रुव की निरक्ष पर हो या एक्स अक्ष पर हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डायग्राम में आप सिंपली डायग्राम में यहाँ पर देखो, यदि मान लो बिंदु P जो है एक्स एक्सिस पे हो, मतलब ये आपका डाइपोल है और इसकी निरक्ष कहलाएगी, ये तो इसकी अक्ष कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी, इसकी निरक्ष कहलाएगी। तो देखो अगर ये बिंदु P यहाँ पर आ जाता है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। निरक्ष पर हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 90 डिग्री हो गई। ये थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास में, थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। तो कोस थीटा कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, 0। तो अपने पास जो फॉर्मूला है v इजकल टू के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू 0 आ जाएगा। मतलब निरक्ष पर भी का मान कितना होता है, 0 होता है। कहाँ पर, निरक्ष पर। केस सेकंड अपन लेते हैं, केस सेकंड यदि लेते हैं, यदि बिंदु P अक्ष पर स्थित हो, बिंदु P अक्ष पर स्थित हो, मतलब कि बिंदु P हो जो हो वो आपका अक्ष पर स्थित हो। दैट मीन्स मतलब बिंदु P अक्षीय होती है द्विध्रुव की, इस पर स्थित होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आओगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। तो यहाँ से बिंदु P अक्ष पर स्थित हो तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। तो v और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो v इजकल टू के पी कोस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, और ये जो रिलेशन होगा ये दोनों लैंग्वेज में अपन करेंगे, आरबीएससी और सीबीएसई, या फिर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 2 सरफेस लेते हैं अपन। ठीक है, ये तो बहुत लैंग्वेज में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने इसको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम के लिए भी एप्लीकेबल है
और हिंदी मीडियम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो सरफेस लेते हैं अपन, एक सरफेस ये ले ली अपन ने और एक सरफेस ये ले ली, ठीक है। जैसे कि हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना वर्क कर रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने मान लिए जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास में सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, ठीक है। ये एक आवेश है Q, ठीक है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में है E वेक्टर। यहाँ पर मान लो पॉइंट चार्ज Q नोट है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट चार्ज जो है Q नोट किस पृष्ठ पर है, पृष्ठ B पर ये अवेलेबल है, ठीक है। इन दोनों पृष्ठ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है dr है, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। अब वर्क डन निकालने के लिए से पहले अपन क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे। माना दो समविभव पृष्ठ ए व बी है, पृष्ठ बी पर परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है, ठीक है। दोनों पृष्ठों के मध्य की दूरी dr है, परीक्षण आवेश को पृष्ठ B से A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब देखो सिंपली हमें पता है वर्क डन जो होगा dw वर्क डन, ठीक है। dw इजकल टू क्या होगा, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dw इजकल टू F dr cos थीटा, ठीक है। देखो बेसिकली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए मैं तुम्हें बता दूं डेरिवेशन सेम रहता है, बस ये जो लैंग्वेज होती है ना ये डायग्राम से ही लिखनी होती है। आपको जिस तरीके का आपको डायग्राम दे रखा है उसी के बेस पे आपको लैंग्वेज लिखनी रहेगी। फिर भी मैंने आपके लिए लैंग्वेज लिख दी है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैंने इस तरीके से लिख रखा है, सपोज दैट वी आर टेक टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ए एंड बी, their potential are VA and VB, distance between them is dr, a test charge Q naught is placed at surface B, work done on test charge when it moves from surface B to surface A। That means कि अगर कर रहे हैं अपन सरफेस B से सरफेस A की ओर टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, सरफेस B से सरफेस A तक अपन क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं सरफेस B से सरफेस A तक, ठीक है। तो अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली देखो थीटा जो होगा आपका, थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। यहाँ पर देखो आप चार्ज को इस तरीके से लेकर आ रहे हो, ठीक है। चार्ज को आप ऐसे लेकर आ रहे हो और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, तो थीटा 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है, कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, -1 के। तो dw इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा F dr कोस 180 डिग्री, या फिर dw इज इक्वल टू -F dr। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं।
अब देखो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर आप बोल दो विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है आपके पास में वो क्या होता है, F इजकल टू क्यू नोट इंटू ई। उसको यहाँ पर प्लेस करो तो अपने पास में आएगा डी डब्ल्यू इजकल टू माइनस क्यू नोट ई इंटू डी आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इजकल टू माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट ई किसके बराबर होता है, डी वी के बराबर होता है। तो डी वी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर। इससे यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं ई इजकल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो सिंपली अपन ने कर लिया कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये ई इजकल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर है। ठीक है, कंप्लीट रिलेशन अपन ने कर लिया है। और आपके इंग्लिश मीडियम के लिए ये मैंने पहले ही बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज आप खुद भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब उसके बाद में अपने पास में ई इजकल टू माइनस डी वी और डी आर है। अपन ये मान लेते हैं सपोज दैट ए पॉइंट इज प्लेस्ड एट x, y, z coordinates at their coordinates x, y, z। ठीक है, कोई भी पॉइंट है जो x, y, z पर प्लेस्ड है। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, यदि कोई बिंदु जिसके निर्देशांक x, y, z है। ठीक है, अब देखो अगर कोई पॉइंट P है जो मान लो जैसे कि यहाँ पर परीक्षण आवेश अपने पास में क्यू नोट था, इसको अपन लेके आ रहे थे। मान लो परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज जो है, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज जो है आपका 3 डायमेंशन है, मतलब उसमें क्या है, एक्स पोजीशन भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ई वाई और इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई जेड हो जाएगा। फाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर ई एक्स कॉमा ई वाई कॉमा ई जेड। इसको अपन लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के घटक, विद्युत क्षेत्र के घटक। ई एक्स है, ई वाई है और आपके पास में क्या है, ई जेड है। ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड है। तो अब देखो सिंपली अपन ने जो ये लिख रखा था अपने पास में, जो मेन इक्वेशन जो थी वो तो क्या थी, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, मतलब कि v का r के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, सिंपली अपन ये बोल सकते हैं। तो अब इसको और अच्छे से सोल्व आउट करने के लिए अपन ये करते हैं, इसको अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। तो देखो इसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस ई को अपन ने तोड़ा, जैसे कि इस ई वेक्टर को मैंने तोड़ दिया, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर
प्लस ई जेड वेक्टर। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो ई एक्स जो होगा ये क्या होएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब कि आंशिक अवकलन v का x के सापेक्ष। ठीक है, ई एक्स लिख दिया आपने। इसी तरीके से आप क्या करो, ई वाई लिख दो। ई वाई क्या आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको 3 पार्ट्स में बट डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि अपना पॉइंट्स क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ले रहे हैं अपन, 3D में ले रहे हैं। तो ई जेड इजगल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब देखो उसके बाद में ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको अपन ये इक्वेशन, अब देखो इस ये वाली जो इक्वेशन है इसको अपन और फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। इसको अपन ने और ब्रेक कर लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास में ये आ गई है। इक्वेशन फर्स्ट इज दैट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है। उसके बाद में अपने पास में इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन अपने पास में है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करना है आपको। तो सिंपली इज़ दैट ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ई एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप। ठीक है, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो इसको और अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, देखो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, के कैप वी इंटू, ठीक है, इंटू वी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, वी को कॉमन ले लिया, माइनस वी को बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल वेक्टर इंटू वी। ठीक है, इसको सिंपली अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सोल्व करने, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन लिखते हैं। ये जो डेल, इस ये है डेल ऑपरेटर, एंड डेल इज इक्वल टू है डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ये आपके पास में डेल आ गया। फाइन, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। ठीक है, तो ये आपके पास में रिलेशन है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो आपको 2 रिलेशन याद रखना है, एक रिलेशन ये याद रखना है और एक रिलेशन आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि आपके पास में 2 ऑप्शंस है। एक तरफ है कि YouTube पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है।
एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके। नो पेन नो गेन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आवेश के निकाय की स्थिति ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आवेशों के निकाय के निर्माण के लिए देखो, पोटेंशियल एनर्जी सिंपली जैसे कि अपन इसको समझते हैं, पहले तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है टॉपिक। ठीक है, देखो अपन ने यहाँ पढ़ रखा था, पहले इसको पहले सिंपली समझते हैं, उसके बारे में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, आवेश चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस चार्ज को आप यहाँ पर लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करोगे, अपोज वर्क करना पड़ेगा आपको। आप इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में जब आप लेकर आओगे, ये चारों ओर क्या है आपके आसपास, जैसे मान लिया अपन ने क्या है विद्युत क्षेत्र है, इस चार्ज के जैसे ही आप अंदर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में आपको वर्क करना पड़ेगा तो वर्क के लिए आपको क्या, वर्क बेसिकली होता है क्या है, एनर्जी तो होती है। तो हमने ये पढ़ रखा है पोटेंशियल विभव, जो विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव V इजगल टू क्या होता है, W/Q। ठीक है, अब वर्क क्या होता है, एज ए एनर्जी तो होती है, वर्क जो होती है वो क्या होता है, एज ए एनर्जी होता है। तो V इजगल टू क्या जाएगा, U/Q। तो U इजगल टू QV, यही आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में जो वर्क डन हो रहा है आपका, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में आप कितना कार्य कर रहे हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो उसके लिए सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि ये अपन ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है पोटेंशियल एनर्जी U इजगल टू QV का। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। आपको बेसिकली फॉर्मूले से आपको डेफिनेशंस बनानी है, तो फिर भी आप डेफिनेशन देख सकते हो। आवेशों के निकाय के निर्माण के लिए जब आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाता है, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे ये तो आपके सिंपल डेफिनेशन हो गई, क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल भी बोल देते हैं अपन उसको। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ रहा है आपका, यूनिट चार्ज कितना वर्क कर रहा है, वही आपकी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो बेसिकली क्या है, आवेशों के निकायों के निर्माण के लिए जब आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाता है, मान लिए Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को आप पास में लेकर आ रहे हो, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को जैसे आप पास लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 होगा। जब इनको आसपास पास लाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। दैट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं, यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, आवेशों को मान लो पॉइंट P पर तुम्हें लेकर यहाँ पर लाना है, इसको, इस आवेश को यहाँ पर लाना है और इस आवेश को यहाँ पर लाना है, इसको पॉइंट P पर लाना है और इस आवेश को पॉइंट Q पर लाना है। तो पॉइंट P पर लाने के लिए, पॉइंट Q पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क की क्या होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क की आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस आवेशों के निकाय, तो ये Q1 और Q2 क्या है आपका, Q1 और जो Q2 जो आपका है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आवेशों का निकाय बोलते हैं। Q1 और Q2 ये क्या है, आवेशों का निकाय है। ठीक है, तो आवेशों के निकाय के अपोज में जब भी आप कार्य करोगे, ठीक है, आवेशों का निकायों का निर्माण करने के लिए जैसे आप इसको पास लेके आओगे तो आपको एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अब जाहिर सी बात है Q2 आवेश को बिंदु Q पर लेके आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज आपको कार्य करना पड़ेगा। उसी तरीके से Q1 को जब बिंदु P पर लेके आ रहे हो तो Q2 के अपोज आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख रखा है, आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस स्थितिज ऊर्जा को आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है कि इकाई आवेश के द्वारा जो किया गया कार्य होगा ना विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, इसकी सिंपल डेफिनेशन भी आप देख सकते हो।
इकाई आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपन ने देख ली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने बेसिकली इसको समझ लिया। अब अपन देखते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस जैसे अपना रहता है, अपन डालते हैं कि जैसे मान लो पहले तो अपन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लेके आ रहे थे। अब अपन यहाँ पर ये ज्ञात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आवेशित दो बिंदु उपस्थिति में दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो अपनी हेडिंग ये है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे मान लिया अपन ये देखते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद में डील करेंगे। तो सिंपली अपन ने देखा कि अपन ने Q1 चार्ज लिए है। ठीक है, Q1 चार्ज अपने पास में, और इस Q1 चार्ज को अपन कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। इस Q1 चार्ज को अपन अनंत से लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है 0 है। मतलब कि बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाह्य विद्युत क्षेत्र वो क्या है आपका 0। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं यहाँ पर, ओनली ये चार्ज Q1 है। इस चार्ज को भी अपन कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर लेकर आ रहे हैं अनंत से अपन किसी बिंदु A पर लेकर आ रहे हैं इस चार्ज को। ठीक है, Q1 चार्ज को जब अनंत से आप किसी बिंदु पर लेकर आ रहे हो तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध तो आप कोई कार्य कर नहीं रहे हो। तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र जब 0 है तो विद्युत क्षेत्र जब 0 होगा तो कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो आपका वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपली अपन यहाँ ये क्या लिख सकते हैं कि ये चार्ज Q1 को लाने में जो कार्य होगा वो कितना होगा, 0 होगा। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप, ये विद्युत क्षेत्र के रेस्पेक्ट में। वैसे तो अब चार्ज को आप लेकर आओगे तो कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र के प्रेजेंस में, विद्युत क्षेत्र तो आपका है नहीं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रेजेंस जब है ही नहीं विद्युत क्षेत्र आपका, तो आपका कार्य क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्योंकि अपने डेफिनेशन में देखा था कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होना चाहिए कार्य। क्या था, कार्य जो है आपका वो क्या है कि क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अब अपन ने मान लिया एक दूसरा आवेश लेकर आ रहे हैं अपन, वो आवेश जो है हम अनंत से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं और उसको आवेश को कहाँ ला रहे हैं, बिंदु B पर लेकर आ रहे हैं अपन। कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, बिंदु B पर लेकर आ रहे हैं, और वो आवेश जो है आपका Q2 आवेश है। आवेश जो है आपका Q2 आवेश है, Q2 आवेश है और बिंदु B पर लेके आ रहे हैं उस आवेश को। ठीक है, अब देखो आवेश Q2 को अनंत से अपन कहाँ लेकर आ रहे हैं, बिंदु B पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब बिंदु B पर लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है इस आवेश के कारण, इस Q1 आवेश का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अपोजिट को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हम सिंपली ये देखते हैं इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा, Q1 आवेश के कारण
Q1 बिंदु Q2 आवेश को अपन कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं, बिंदु B पर लेकर आ रहे हैं अपन, ठीक है। क्योंकि अपन को क्या करना है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो अब इस केस में देखो Q1 आवेश को Q1 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाया जाता है, ठीक है। Q1 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाया जाता है। अब यहाँ पर अपन को देखना है कि Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर जो विभव होगा Q1 आवेश का, उसको V1 लिख दिया मैंने, ठीक है। Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर जो विभव है V1 इक्वल टू के। देखो कई बार क्या होता है कि लिखते लिखते क्या होता है, स्क्रीन का ध्यान नहीं रहता, तो आप इसको रिवाइंड करके देख लिया करो। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव जो होगा V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के Q1 अपॉन, यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन ने क्या मान लिया, R12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में R12, V1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में R12, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। आवेश अनंत से कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से चार्ज B को लेके आ रहे हैं। अब जब अनंत से पहले से ही चार्ज गया Q1 रखा हुआ है, तो ये Q1 क्या करेगा, इस Q1 का अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो Q1 वाला चार्ज जो है, ठीक है, इस Q1 का अपना क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब आप अनंत से लेकर आ रहे हो Q1 के प्रेजेंस में, यहाँ पर देखो Q1 है, पहले तो क्या था Q2 था ही नहीं, ओनली Q1 था, इस वजह से क्या था, और विद्युत क्षेत्र भी एब्सेंट था, तो क्या W1 बराबर क्या हो गया था, 0 हो गया था। अपन Q1 को लेकर आ रहे थे, कहाँ पर लेकर आ रहे थे, पॉइंट A पर लेकर आ रहे थे। अब Q1 आवेश है, जब आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र होगा तो जाहिर सी बात है विद्युत विभव भी होगा इसके चारों ओर, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत विभव भी होगा। अब जैसे आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक अपन लेकर आते हैं, तो इस वाले विद्युत क्षेत्र बिंदु A के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य जो है अपना वह है W2 इक्वल टू Q2 इंटू V1, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से कैसा आया, अपन ने पढ़ रखा है पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो वर्क डन तो क्या है, W2 चार्ज Q2 है, ठीक है। और कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हो आप, Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो V पोटेंशियल बराबर क्या होता है, V1 बराबर W2 अपॉन Q2। तो यहाँ से W2 बराबर क्या लिख लिया मैंने, Q2 इंटू V1, ठीक है। अब देखो W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है, के Q1 अपॉन, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, समीकरण 1 से के Q1 अपॉन R12। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ W2 बराबर क्या आ जाएगा, के Q2 अपॉन R12। क्लियर है। अब देखो कुल कार्य कितना हुआ आपके पास में, कुल कार्य जो है W इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। कुल कार्य कितना है आपके पास में, W1 प्लस W2। तो W1 तो आपके पास 0, W2 आपके पास कितना है, के Q2 अपॉन R12, ठीक है। तो दो आवेशों के निकाय की
स्थितिज ऊर्जा जो होगी, तो यहाँ से U इजगल टू अपन क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12। ये अपन ने क्या लिखा है, दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया। U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इतना सा आपको याद रखना है। बेसिकली जनरली मैं बताऊँ आपको कि पोटेंशियल व्यू जो आपके पास ये है, इसमें Q2 का मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के लिए है। अब देखो 3 बिंदु आवेशों के लिए भी अपन कर लेते हैं। जैसे अपन ने 2 आवेशों के लिए, वैसे अपन 3 बिंदु आवेशों के लिए कर सकते हैं। 3 बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो 3 आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए अपन क्या करेंगे, 3 चार्ज ले लेंगे। तो अपन ने जहाँ से यहाँ से 3 आवेश आपके पास में Q1 Q2 और Q3 आपके पास में चार्ज है, 3 चार्ज अपन ने लिए। अब देखो तीनों चार्जों को अपन एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में रख लेते हैं। 3 चार्ज ले ली, Q1 Q2 और Q3 चार्ज अपन ने ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, पॉइंट A B और ये पॉइंट ABC हो गए। अब देखो सिंपली ये R12 हो गया, ये R23 हो गया, ये R31 हो गया, डिस्टेंस हो गई इनके बीच की। तो सिंपली अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो प्रोसेस अपन ने पहले फॉलो करा था। सेम केस क्या है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो क्या होगी, Q1 को, और ये देखो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, किस में, ऊर्जा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के अंदर ऊर्जा है आपके पास में ये। तो देखो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अब देखो Q1 आवेश को, Q1 को अनंत से विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W1 = 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जैसे सबसे पहले तो अपन किसको लेकर आते हैं, आपको पता है Q1 को अपन लेकर आएंगे। सबसे पहले अपन Q1 को लेकर आते हैं, फिर अपन Q2 को लेकर आएंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या है, Q2 को अनंत से Q1 आवेश की उपस्थिति में लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपली आपको क्या याद रखना है, Q2 को अनंत से Q1 की उपस्थिति में ला रहे हो, तो कार्य इस स्थिति में क्या होगा, कार्य W2 बराबर क्या होगा, चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, इंटू विभव। ठीक है, V1 मान लो इसको। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका विभव हो जाएगा। ठीक है,
V1। अब देखो ध्यान से, V1 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट नहीं, V1 की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। V1 इजकल टू क्या आएगा पॉइंट बी पर, किस पर, पॉइंट बी पर। V1 इजकल टू KQ/R12। ठीक है, V1 की वैल्यू पुट कर दो तो W2 इजकल टू क्या जाएगा Q2 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है KQ/R12, तो W2 इजकल टू Q1 Q2/R12। ये आपके पास में W2 की वैल्यू आ गई, सेम जो केस था आपके पास में। अब उसके बाद में अपन जो है W3 की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके पास में पॉइंट A है, B है, और ये आपके पास में क्या है पॉइंट C है। ठीक है, तो W2 अपन ने निकाल लिया। ठीक है, W2 बोल दो या फिर इसको U2 बोल दो। ठीक है, कार्य निकाल दो, वही किसके बराबर होगा, आपके एनर्जी के बराबर होगा। अब देखो डिस्टेंस जो है थर्ड केस के अंदर अपन क्या करेंगे, थर्ड केस के अंदर आपको यह क्या करना है कि Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, Q1 आवेश के कारण, इस डायग्राम को अपन यहाँ बना लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। Q3 Q1 Q2 A B C R31 R23 R12। Q1 आवेश को Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव। देखो एक स्टेप अपने ये है कि V1 इजकल टू KQ1/R2, ये आपको याद रख लेना है सिंपली। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव जो होगा, ठीक है, Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव जो है वो क्या होगा यहाँ पर V1C लिख देते हैं इसको। ठीक है, और इसको V1 भी कर देते हैं। ठीक है, इसको V1 भी कर देते हैं। बिंदु B पर विभव, ये बिंदु C पर विभव क्या हो जाएगा KQ1/R31, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव। फोर्थ पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, Q2 आवेश भी तो उपस्थित है आपके पास में। ठीक है, तो देखो Q2 आवेश के कारण, ठीक है, Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव। ठीक है, अब देखो सिंपली मैं यहाँ बार बार नहीं लिख रहा, जैसे कि Q1 को अनंत से विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लाने में किया कार्य, Q2 को अनंत से Q1 आवेश की उपस्थिति में लाने में किया गया कार्य W2 हो गया। ठीक है, अब देखो सेम केस को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले विभव लिख लेते हैं फिर अपन कार्य लिख लेंगे। Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, ठीक है, तो V2C कितना आ जाएगा KQ2/R23। तो बिंदु C पर कुल विभव, बिंदु C पर कुल विभव कितना होगा, VC इजक्वल टू कितना हो जाएगा V1C प्लस V2C, कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास में KQ1/R31 प्लस KQ2/R23, ये अपने पास से बिंदु C पर कुल विभव आ गया। अब देखो ध्यान से, बिंदु Q3 को अनंत से बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य जो होगा आपका, ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। तो वो क्या होगा W इजक्वल टू क्या जाएगा, आवेश Q3 इंटू टोटल चार्ज VC। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक है, अपने पास में जो है
ठीक है। W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू वी सी। अब देखो वी सी की वैल्यू ये है आपके पास में, तो W3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे Q3, और वी सी की वैल्यू कितनी है, इसको सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं। W3 इज इक्वल टू Q3 VC, ठीक है। तो W3 इज इक्वल टू Q3 VC क्या है आपके पास में, KQ1 अपॉन R31 प्लस KQ2 अपॉन R23। W3 इज इक्वल टू KQ1 Q3 अपॉन R31 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ये आपके पास में W3 आ गया है, ठीक है। तो कुल कार्य कितना होगा आपके पास में, कुल कार्य जो होगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 तो ज़ीरो है, W2 आपके पास में क्या आया था, KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 आपके पास में क्या है, KQ1 Q3 अपॉन R31 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। तो सिंपली W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23 प्लस KQ3 Q1 अपॉन R31, ठीक है। तो ये अपने पास में कुल स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया अपने पास में, ठीक है। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। तो तीनों चार्ज के लिए निकाल लिया अपन ने, Q1 के कारण, Q2 के कारण और Q3 के कारण, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होगा, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वो कितनी होगी, आपको ये फाइंड आउट करना रहेगा।